नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रोलिंग लाउड इंडिया 2025 की गूंज पर, खासतौर पर उसके दूसरे दिन पर। हाँ, इंटरनेट पर तो मतलब क्लिप्स और बातें अभी तक छाई हुई है। बिल्कुल। और हमारे हाथ लगा है यूट्यूबर प्रशांत राघव का एक बहुत ही दिलचस्प रिव्यू। वो उस दिन वहीं मौजूद थे। और आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन से कलाकार आए और कौन से गाने बजे। सही। हमारा मकसद इस रिव्यू की मदद से ये समझना है कि क्या ये इवेंट सिर्फ एक बड़ा शानदार कॉन्सर्ट था, या फिर ये भारतीय हिप हॉप के सफर में एक नया मोड़ है। बिल्कुल। क्या जो इतनी बड़ी उम्मीदें लगाई गई थीं वो पूरी हुई? तो चलिए प्रशांत के अनुभव से ही शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि वेन्यू के गेट में पहुंचते ही पहली चीज जो हैरान करती है वो है वहां का माहौल। अच्छा। गेट के बाहर हजारों की तादाद में जेनजी की भीड़। आज के युवा, कॉलेज वाले, नई नई नौकरी शुरू करने वाले। हाँ हाँ। और उनमें एक बिजली जैसी एनर्जी थी जिसे आप दूर से महसूस कर सकते थे। ये किसी भी फेस्टिवल की जान होती है। इवेंट शुरू होने से पहले ही अगर माहौल में इतना उत्साह हो तो बात ही अलग होती है। हाँ, ये बताता है कि लोग सिर्फ टिकट खरीद कर नहीं आए हैं, वो पूरी तरह से उस अनुभव में इन्वेस्टेड हैं। और ये निवेश सिर्फ इमोशनल नहीं था। प्रशांत कहते हैं कि अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे वो भारत में है ही नहीं। अरे वाह। सुरक्षा व्यवस्था, वो विशाल एलईडी स्क्रीन, साउंड का लेवल, सब कुछ टॉप क्लास था। उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही। क्या? कि वाइब इतनी मजबूत थी कि एक पल के लिए लगा मैं मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में नहीं बल्कि मियामी में खड़ा हूं। मियामी, जहां से रोलिंग लाउड की शुरुआत हुई, वहीं पर। इस एक लाइन में बहुत गहरा मतलब छुपा है। मुंबई में मियामी जैसा महसूस होना ये सिर्फ एक इवेंट के अच्छे मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट नहीं है। नहीं। ये इस बात का संकेत है कि भारत अब सिर्फ टैलेंट को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि ग्लोबल कल्चरल अनुभवों को अपने यहाँ उसी स्तर पर इंपोर्ट और रिक्रिएट करने में सक्षम हो गया है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये हमारे देश के इवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसका मतलब है अब दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट भारत को एक सीरियस डेस्टिनेशन के तौर पर देखेंगे। लेकिन इस ग्लोबल अनुभव की एक ग्लोबल कीमत भी होती है। टिकट 6,000 से शुरू होकर 18,000 रुपए तक। ये तो काफी ज्यादा है। भारत जैसे बाजार के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। तो यहाँ एक बहस खड़ी होती है, क्या हिप हॉप, जो अक्सर गली की आवाज मानी जाती है, उसके किसी इवेंट के लिए इतनी कीमत चुकाना सही है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जब कोई सब कल्चर मेन स्ट्रीम बनता है तो ये दुविधा हमेशा आती है। हमेशा। एक तरफ बड़े प्रोडक्शन और बड़े कलाकारों को लाने के लिए पैसा चाहिए, दूसरी तरफ आप ये भी नहीं चाहते कि वो फैंस पीछे छूट जाएं जिन्होंने इस कल्चर को तब सपोर्ट किया जब ये इतना बड़ा नहीं था। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। बहुत नाजुक। तो प्रशांत से जब ये सीधा सवाल पूछा गया कि क्या पैसे वसूल हुए, तो उनका जवाब बिना किसी हिचकिचाहट के था। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? वो कहते हैं, अगर सिर्फ डे 2 के प्रोडक्शन के हिसाब से देखूं तो हाँ, बिल्कुल हुए हैं। ओके। वो बताते हैं कि स्टेज से निकलती आग की लपटें, वो फायर ब्लास्ट्स, आसमान को चीरती लेजर लाइट्स, वाह। और एक ऐसा साउंड सिस्टम जिसका बेस आप अपनी छाती में महसूस कर सकते थे। वाह। ये सब कुछ ऐसा था जो भारत में हिप हॉप शो के पैमाने पर पहले कभी नहीं देखा गया। और यहीं पर उस कीमत का, कह सकते हैं, औचित्य समझ आने लगता है। दर्शक सिर्फ संगीत सुनने नहीं आते, वो एक अविस्मरणीय अनुभव खरीदने आते हैं। सही। जब आप इस तरह का विजुअल स्पेक्टिकल देते हैं तो आप टिकट की ऊंची कीमत को सही ठहरा पाते हैं। लेकिन इसका एक और असर है। क्या? इसने भारत में म्यूजिक फेस्टिवल्स के लिए एक नया प्रीमियम स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। हाँ, लेकिन क्या इस प्रीमियम स्टैंडर्ड का एक दूसरा पहलू भी है? क्या इससे छोटे, जो ज्यादा ऑथेंटिक हिप हॉप इवेंट्स हैं, उनके लिए जगह कम हो जाएगी? ये चिंता बिल्कुल जायज है। ये एक संभावित खतरा है। इसे फेस्टिवलाइजेशन कहते हैं। फेस्टिवलाइजेशन? हाँ, जहाँ कला से ज्यादा तमाशे पर जोर दिया जाता है। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। वो क्या है? जब दर्शक इस स्तर का प्रोडक्शन देख लेते हैं तो उनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। ये स्थानीय आयोजकों और कलाकारों को भी अपना लेवल ऊपर उठाने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा, शायद वो आग की लपटें ना लगा पाएं। बिल्कुल, लेकिन वो साउंड क्वालिटी, लाइटिंग और क्राउड मैनेजमेंट पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक तरह का वेकअप कॉल भी है। संक्षेप में, टिकट मुंबई का और उम्मीदें मियामी की। खैर, प्रोडक्शन तो पैसा वसूल था, लेकिन सबसे जरूरी चीज म्यूजिक का क्या? देसी कलाकारों ने कैसा परफॉर्म किया? और यही तो असली परीक्षा थी। क्या हमारे कलाकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छाप छोड़ पाए?
प्रशांत के मुताबिक उन्होंने सिर्फ छाप नहीं छोड़ी बल्कि स्टेज पर कब्जा कर लिया। वो बताते हैं कि हनुमाना काइंड ने जब शो की शुरुआत की, उनकी एनर्जी ऐसी थी कि भीड़ पहले गाने से ही उछलने लगी। मतलब वार्म अप जैसा कुछ नहीं था। कोई वार्म अप एक्ट नहीं लग रहा था, ये एक मेन इवेंट की शुरुआत लग रही थी। और फिर जब डिवाइन स्टेज पर आए, हाँ, प्रशांत के शब्दों में पूरे ग्राउंड में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, गुली गुली गुली। ये सुनना ही अपने आप में एक अद्भुत एहसास है। गुली अब सिर्फ एक शब्द या एक रैपर का नाम नहीं है, नहीं, अब ये एक पहचान है। ये एक पहचान बन गया है, एक आंदोलन का प्रतीक। जब हजारों लोग एक साथ ये नारा लगाते हैं तो वो सिर्फ डिवाइन को नहीं बल्कि अपनी कहानी, अपने संघर्ष, अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। प्रशांत ने खास तौर पर बताया कि जब मेरे गली में और मिर्ची जैसे गाने बजे तो ऐसा लगा ही नहीं कि डिवाइन गा रहे हैं। तो कौन गा रहा था? ऐसा लगा जैसे 50,000 लोगों का एक कोरस गा रहा है। हर एक शब्द, हर एक लाइन भीड़ को याद थी। वाह। ये किसी कॉन्सर्ट जैसा नहीं बल्कि एक सामुदायिक उत्सव जैसा महसूस हो रहा था। और ये सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसे इवेंट्स में भारतीय कलाकारों को ओपनिंग स्लॉट देकर साइडलाइन कर दिया जाता है। सही बात है। लेकिन यहाँ डिवाइन को जो प्रतिक्रिया मिली वो साबित करती है कि हमारे अपने सुपरस्टार का कद किसी भी ग्लोबल स्टार से कम नहीं है। ये भारतीय हिप हॉप सीन के परिपक्वता को दिखाता है। देसी कलाकारों के इस दबदबे के बाद बारी थी अंतर्राष्ट्रीय सितारों की, और यहाँ प्रशांत के रिव्यू का टोन एकदम बदल जाता है। अच्छा? वो कहते हैं जैसे ही सेंट्रल सीज स्टेज पर आया ना, पूरा एटमॉस्फेयर ही फ्लिप हो गया। फ्लिप हो गया? हाँ, उसकी एनर्जी बिल्कुल अलग थी, रॉ, अनफिल्टर्ड, थोड़ी आक्रामक। हर बीट ड्रॉप पर भीड़ जैसे पागल हो रही थी। ये यूके ड्रिल म्यूजिक की खासियत है। उसकी बीट्स और फ्लो में एक अलग तरह की एक अर्जेंसी होती है जो सीधे नस पर असर करती है। बिल्कुल। और सेंट्रल सी उस साउंड का ग्लोबल चेहरा है। भारतीय दर्शकों का उसे इस तरह अपनाना दिखाता है कि यहाँ के सुनने वाले अब हिप हॉप के अलग अलग सब जॉनर को भी पहचानते हैं। और ये साफ दिखा जब उसने अपना सबसे बड़ा हिट डोजा बजाया। हाँ, वो तो वायरल है। प्रशांत बताते हैं कि उस एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हर किसी का फोन हवा में था और लोगों के चिल्लाने की आवाज साउंड सिस्टम की आवाज से भी तेज हो गई थी। ये क्लासिक फेस्टिवल मोमेंट है, जब एक गाना इतना बड़ा हो जाता है कि वो उस जगह की पूरी ऊर्जा को अपने कब्जे में कर लेता है। और अगर सेंट्रल सी ऊर्जा का शिखर था तो विज खलीफा ने उस शाम को एक भावनात्मक गहराई दी। ये भारत में उनका पहला परफॉर्मेंस था। पहली बार? हाँ, और लोगों में बहुत उत्साह था। प्रशांत बताते हैं कि विज की स्टेज प्रेजेंस बहुत ही शांत और सहज थी, जैसे वो अपने दोस्तों के बीच परफॉर्म कर रहा हो। लेकिन फिर वो पलाया। See you again। हाँ, जैसे ही उस गाने की पहली पियानो की धुन बजी, प्रशांत कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा नहीं देखा। कैसा नजारा? हजारों फोन की फ्लैशलाइट्स एक साथ जल उठीं और पूरा मैदान एक सितारों से भरे आसमान जैसा लग रहा था। वाह। वो उस पल के रिएक्शन को इनसेन कहते हैं कि उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। लोग गा नहीं रहे थे, वो उस भावना को जी रहे थे। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग परफॉर्मेंस ने भीड़ पर इतना गहरा असर छोड़ा, है ना? एक तरफ सेंट्रल सी की हाई ऑक्टेन एड्रेनालिन से भरी परफॉर्मेंस और दूसरी तरफ विज खलीफा के एक ऐसा गाना जो सबको एक साथ जोड़ता है, जो सार्वभौमिक भावनाओं की बात करता है। हाँ, जैसे किसी को खोने का दर्द। बिल्कुल। ये आयोजकों की शानदार प्लानिंग को दिखाता है। उन्होंने दर्शकों को सिर्फ गाने नहीं दिए बल्कि भावनाओं का एक पूरा सफर तय करवाया। एक सफल फेस्टिवल यही करता है। ये बहुत ही खूबसूरत विश्लेषण है। और इस पूरे सफर का असली हीरो कौन था? डिवाइन, सेंट्रल सी, विज खलीफा? कौन था? प्रशांत के रिव्यू का जो सबसे बड़ा सार है वो ये है कि असली स्टार भीड़ थी, उस भीड़ की न रुकने वाली एनर्जी, जिसके बिना कोई भी कलाकार या कोई भी प्रोडक्शन अधूरा है। एक शानदार शो और एक ऐतिहासिक शो के बीच का फर्क हमेशा भीड़ ही तय करती है। प्रशांत एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताते हैं। वो कहते हैं कि लोग 6 घंटे तक लगातार कूद रहे थे। 6 घंटे? 6 घंटे, ये कोई मजाक नहीं है। ये दिखाता है कि लोग सिर्फ दर्शक बन के देखने नहीं आए थे, वो उस अनुभव का एक अभिन्न हिस्सा बनने आए थे। हाँ। और इसी अनुभव के आधार पर वो एक बहुत बड़ा बयान देते हैं। वो कहते हैं, मुंबई का हिप हॉप कल्चर ऑफिशियली अपग्रेड हो चुका है। हमें इस अपग्रेड शब्द पर थोड़ा रुकना चाहिए। इसका क्या मतलब है? समझाइए। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हिप हॉप सुनने वालों की संख्या बढ़ गई है। इसका मतलब है कि सुनने का तरीका बदल गया है। तरीका बदल गया है? हाँ, अब हमारे पास एक ऐसा फैन बेस है जो इस कल्चर में पूरी तरह से डूबा हुआ है।
ये वो दर्शक हैं जो सिर्फ हिट सिंगल नहीं बल्कि आर्टिस्ट की पूरी डिस्कोग्राफी को जानते हैं। ये एक सक्रिय भागीदारी है, सिर्फ निष्क्रिय होकर सुनना नहीं। सही बात है। ये सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि हिस्सा लेने वाले लोग हैं, जैसे किसी फुटबॉल मैच में फैंस होते हैं। बिल्कुल सही उपमा है। और इसका एक और गहरा मतलब है, ये अंतर्राष्ट्रीय आयोजकों को एक सीधा संदेश देता है कि भारत अब हिप हॉप के लिए सिर्फ एक उभरता हुआ बाजार नहीं है। तो क्या है? ये एक मजबूत, स्थापित और जुनूनी बाजार है। अब उन्हें यहाँ आने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। उन्हें पता है कि भारत में उन्हें एक ऐसी भीड़ मिलेगी जो उनकी कला को समझेगी और उसमें पूरी जान डाल देगी। तो इन सभी बातों को समेटते हुए प्रशांत राघव के अंतिम फैसले पर आते हैं। उनका निष्कर्ष क्या था? हाँ, क्या था फाइनल वर्डिक्ट? वो कहते हैं कि अगर कोई भी ये सोच रहा है कि ये सब सिर्फ प्रचार था, तो एक लाइन में जवाब है, रोलिंग लाउड इंडिया उम्मीदों से कहीं आगे निकल गया। वाह! और फिर वो अपने सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ये सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं था, ये इतिहास था। इतिहास, ये एक बहुत वजनदार शब्द है, लेकिन मुझे लगता है कि इस संदर्भ में ये बिल्कुल सटीक बैठता है। कैसे? देखिए, कोई भी इवेंट इतिहास तब बनता है जब वो भविष्य के लिए एक नया मायार, एक नया बेंचमार्क स्थापित कर देता है। अच्छा। इस इवेंट के बाद भारत में होने वाले हर बड़े म्यूजिक फेस्टिवल की तुलना रोलिंग लाउड से की जाएगी, प्रोडक्शन के स्तर पर, लाइनअप पर और दर्शकों के अनुभव के स्तर पर। इसने दिखा दिया है कि भारत में क्या कुछ संभव है। तो प्रशांत राघव के रिव्यू के आईने में देखें तो ये साफ है कि रोलिंग लाउड इंडिया सिर्फ एक कामयाब इवेंट नहीं था, बल्कि भारतीय हिप हॉप के लिए एक गेम चेंजर था। बिल्कुल तैयार है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। जरूर। रिव्यू कहता है कि इस इवेंट ने साबित कर दिया कि भारत ग्लोबल स्टेज के लिए तैयार है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, इस पैमाने की सफलता के बाद क्या अब ग्लोबल स्टेज भारत के हिप हॉप सीन और यहाँ के दर्शकों के लिए तैयार है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। अब तक हम बाहर से टैलेंट आने का जश्न मनाते थे, क्या अब वो समय आ गया है जब यहाँ की गुली, यहाँ के हनुमान खाइन जैसे कलाकार इसी ग्लोबल स्टेज पर जाकर दुनिया को दिखाएंगे कि भारत का हिप हॉप कल्चर क्या है? हाँ, क्या टैलेंट के भारत आने का रास्ता अब भारत से बाहर जाने का रास्ता भी खोलेगा?